हेलो एंड वेलकम इन माई टेक वैली। सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लेक्चर नंबर 15 में हम पहुंच गए हैं जी। और आज का हमारा टॉपिक है स्कैनएफ फंक्शन। तो स्कैनएफ फंक्शन शुरू करते हैं। हमने प्रिंटएफ फंक्शन अभी तक देखा है। प्रिंटएफ फंक्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं? प्रिंटएफ हम यूज़ करते हैं स्क्रीन पर अगर हमें कुछ प्रिंट करना हो। अब मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो यूज़र से इनपुट की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है। तो यूज़र से इनपुट अगर हमें लेना है तो हम स्कैनएफ फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्कैनएफ फंक्शन, अब देखिए स्कैनएफ फंक्शन जो है वो उसकी डेफिनेशन जो है वो लाइब्रेरी में डिफाइन है। ठीक है, और उसकी प्रोटोटाइप stdio.h में है। मैंने ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कोई भी फंक्शन अगर होता है तो फंक्शन की 3 स्टेट होती हैं, उसकी डेफिनेशन, ठीक है, और उसकी प्रोटोटाइप और उसकी कॉलिंग। तो हम जनरली क्या करते हैं, जो लाइब्रेरी में डिफाइंड फंक्शन है उनकी कॉलिंग करते हैं, उनको यूज़ करते हैं, और प्रोटोटाइप जिस हेडर फाइल में होती है उसको इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। हैश इंक्लूड stdio.h। stdio.h के अंदर स्कैनएफ की प्रोटोटाइप है। ठीक है, सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को, Ctrl+S, और हम जाते हैं ई के अंदर cprg लेक्चर नंबर 15.c। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं स्कैनएफ फंक्शन की। स्कैनएफ फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या होती है वो देखते हैं। कमेंट लिया। स्कैनएफ फंक्शन की प्रोटोटाइप जो है वो बिल्कुल आपके प्रिंटएफ फंक्शन जैसी होती है। ठीक है, कैरेस्ट्रिक कोमा ट्रिपल डॉट ये होती है। अब देखिए इसकी थोड़ी वर्किंग समझते हैं, ये काम कैसे करता है। हमने एक वेरिएबल लिया x, ठीक, हमने कहा प्रिंटएफ एंटर ए नंबर। स्कैनएफ, देखिए स्कैनएफ कैसे काम करता है। स्कैनएफ में जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो प्रिंटएफ की तरह ही है, यानी कि आप उसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कैरेक्टरिस्टिक टाइप का देंगे, यानी डबल कोट्स वाला देंगे। ठीक है, तो इसमें हम उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर बताते हैं। और अब जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया %d, दैट मीन्स हमने स्कैनएफ से कहा कि आप एक नंबर रीड करना है, आपको डेसिमल नंबर रीड करना है। ठीक है, जो 10 बेस नंबर है, और उसको x में डालना है। ठीक है, तो स्कैनएफ को ये कैसे बताया जाए कि x में डालना है, तो x का एड्रेस हम इसको भेज देते हैं, तो एड्रेस ऑफ x। ठीक है, तो स्कैनएफ उस वैल्यू को स्कैन करेगा और x में डाल देगा। ठीक, चलिए जी, तो हम देखते हैं प्रिंटएफ वैल्यू ऑफ x को हम प्रिंट करा लेते हैं x। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर। अच्छा जी, इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, कंपाइल करते हैं, कंपाइल और रन। अब देखिए ये जो एंटर ए नंबर है ये प्रिंटएफ की वजह से आया है, और स्कैनएफ की वजह से कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और आप यहाँ पर कुछ नंबर लिखिए। मान लीजिए आपने 100 लिखा, तो हुआ क्या, ये स्कैनएफ ने 100 को उठाकर x में डाल दिया, और इस प्रिंटएफ की वजह से आपका ये वैल्यू ऑफ x 100 आ गया। ठीक है, चलिए दोबारा रन करते हैं। रन। अब की बार मैंने क्या किया, a लिख दिया। ठीक है, तो a से क्या होगा, मैंने स्कैनएफ को कहा था कि आप स्कैनएफ को बताया था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, दैट मीन्स एक डेसिमल नंबर आपको रीड करना है, लेकिन मैंने यहाँ पर इनपुट जो दिया वो a दिया। तो बताइए अंदर क्या जाएगा जी। ठीक है जी, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर इसकी ASCII वैल्यू चली जाएगी। देखिए स्कैनएफ को आप जो जिस फॉर्मेट में रीड करने के लिए कहते हैं ना, वो उसी फॉर्मेट में रीड करता है, इसके अलावा उसे और कुछ नहीं पता होता। दैट मीन्स इस केस में वो ए को रीड नहीं करेगा। ठीक है, देखते हैं, एंटर प्रेस किया, वैल्यू ऑफ x 0, इसका मतलब अंदर जो है उसने कुछ नहीं उठाया, ए को ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक, तो आप इस बात का ध्यान रखें जब स्कैनएफ को यूज़ करें। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि स्कैनएफ इंटीजर रिटर्न करता है। अब इंटीजर रिटर्न का क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि स्कैनएफ
जितने वेरिएबल या जितनी वैल्यू सक्सेसफुली रीड करता है, सक्सेसफुली, उतना नंबर वो रिटर्न कर देता है। मींस कि इसने क्या किया होगा, अगर ये एक नंबर ठीक ठाक तरीके से उठा ले तो एक रिटर्न कर देगा। अब हम तो इसका रिटर्न का यूज कर नहीं रहे, चलो यूज कर लेते हैं। एक वेरिएबल ले लिया r इज इक्वल टू, और साथ साथ r को भी प्रिंट करा देते हैं, ठीक है, कोमा r इज इक्वल टू %d और कोमा r, ठीक है। सेव किया, कंपाइल और रन, ठीक है। ये नंबर मांग रहा है, मैंने यहां पर प्रेस किया A। क्या हुआ, आपने जो A दिया है यहां पर, स्कैनएफ ने उसे रीड किया नहीं, क्योंकि हमने तो उसे %d कहा था, और यानी कि एक नंबर कहा था रीड करने के लिए, लेकिन नंबर आपने दिया नहीं तो उसने उसको छोड़ दिया, रीड नहीं किया। तो रिटर्न क्या किया, 0, क्योंकि वो एक भी आर्ग्यूमेंट ठीक से रीड नहीं कर पाया, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू भी 0 और r की वैल्यू भी 0। अब इसको दोबारा देखते हैं, टूल्स, कंपाइल और रन। अगर आप सही फॉर्मेट में नंबर देते हैं, मान लीजिए आपने दिया 100, तो देखिए इसने एक नंबर रीड कर लिया ना ठीक ठाक, तो स्कैनएफ ने 1 रिटर्न किया, तो r में 1 आ गया, देखिए तभी तो r की वैल्यू क्या दिखाई, 1, ठीक है जी। तो स्कैनएफ जो है वो, उसका जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो कंट्रोल स्ट्रिंग है, जिसके थ्रू आप उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर से आप वैल्यू बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्कैनएफ में यहां पर फॉर्मेट स्पेसिफायर में बहुत सारे वेरिएशन हैं, वो भी हम देखेंगे। वो वेरिएशन अलग अलग, देखिए जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो साथ साथ देखते चलेंगे कि वेरिएशन कैसे कैसे आते हैं। अच्छा, फिलहाल एक डाउट और क्लियर कर लीजिए, हम पिछली क्लासेस में ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा ये क्या है, ये एड्रेस ऑपरेटर है, ठीक है। तो कुछ लोगों को है ना ऐसी कन्फ्यूजन हो जाती है, वो कहते हैं जी स्कैनएफ में तो एम्परसेंड ही लिखना होता है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। स्कैनएफ, देखिए मीनिंग समझिए, स्कैनएफ से अगर आप नंबर रीड करा रहे हैं, नंबर, तो आप जिस वेरिएबल में उस नंबर को डालना चाहते हैं उस वेरिएबल का एड्रेस पास कीजिए। और पिछली क्लास में हमने जैसे डिस्कस किया था कि x का एड्रेस हम कैसे निकालेंगे, एम्परसेंड ऑपरेटर से, तो वो हमने यहाँ पर लिया है। चलो एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं छोटा सा। मैंने क्या किया, इसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, तो देखिए क्या किया हमने, ये हटाया, इसको हटा देते हैं अभी। हाँ जी, तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया इंट एस्ट्रिक p, ठीक है, x का एड्रेस 1200 और 1200 की टाइप इंट एस्ट्रिक, ठीक है। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ जी, अब दोबारा बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पर आए हैं तो पहले पिछले लेक्चर सुन लें, तभी आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया जी इंट एस्ट्रिक टाइप का p, और p में एड्रेस डाल दिया x का, ठीक है। अब देखिए मैं यहां पर लिखता हूं p। अल्टीमेटली देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे स्कैनएफ को x का एड्रेस भेजना है। तो चाहे तो मैं यहां पर %x लिखूं या p लिखूं, एक ही बात है, क्योंकि मैंने p में x का एड्रेस तो भेज ही दिया है ना, ठीक है। तो अब जरा इसे टेस्ट करके देखते हैं, कंपाइल और रन। हमने यहां लिखा 10, तो देखिए x में 10 पहुंच गया। तो मैंने यहां एम्परसेंड नहीं लगाया। देखिए मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि एम्परसेंड हम क्यों लगाते हैं। मैं ये हमारा जो पिछला लेक्चर था वो एड्रेस ऑपरेटर का था। अगर आपको अब इसमें डाउट है तो पिछला लेक्चर सुनिए, फिर भी कोई डाउट है तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो स्कैनएफ फंक्शन का अब हम आगे अगले जो हमारी प्रोग्रामिंग होगी उसमें हम यूज़ करेंगे, काफ़ी यूज़ होगा। और प्रोग्रामिंग यूज़र से अगर हमें कुछ इनपुट कराना है, मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, तो यूज़र से इनपुट कराने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो हम स्कैनएफ का यूज़ करते हैं। और भी इनपुट के तरीके होते हैं, लेकिन स्कैनएफ फॉर्मेटेड इनपुट लेने के लिए एक जनरल पर्पस फंक्शन है, बहुत यूज़ होता है। आप अगर सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या सीख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे, अगर आप कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं तो स्कैनएफ फंक्शन के बिना तो कोई प्रोग्राम आपने शायद ही कोई देखा हो, लेकिन स्कैनएफ फंक्शन को ठीक से समझना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हमने देखा स्कैनएफ फंक्शन की प्रोटोटाइप, ये प्रोटोटाइप है, और इस
ये हम हेडर फाइल क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे printf और scanf दोनों की प्रोटोटाइप चाहिए, क्योंकि मैं उनको यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए इस हेडर फाइल को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और ये सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, प्रोटोटाइप, हेडर फाइल्स, ये सब पिछली क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, आज हमने ये देखा कि scanf फंक्शन को हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, scanf फंक्शन में जनरली, मतलब बहुत हम बेसिक लेवल पे बात करें तो जिस टाइप का हमें इनपुट चाहिए, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं। एक छोटा सा एक जो है ना थोड़ा सा वेरिएंस है वो देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इसको फिलहाल हटा देते हैं हम। दो वेरिएबल ले लिए x और y, चलो एक और ले लिया, z ले लिया, तीन वेरिएबल लिए और मैंने कहा एंटर, ऐसे कहा डेट। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा %d। एक बात नोट करके चलें, %x, %y और %z, और x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस और z इज इक्वल टू दिस, x, y, z। तो मैं यहाँ पर तीन वेरिएबल रीड करा रहा हूँ और तीनों वेरिएबल प्रिंट करा रहा हूँ। कंपाइल करते हैं, कंपाइल हुआ, रन करते हैं, 10, 20, 30। एक बात नोट रखना, देखिए scanf जो है, अगर आपने तीन फॉर्मेट स्पेसिफायर दिए हैं तो ये आप देखिए मैंने क्या किया, मैंने 10 लिखा, 10 स्पेस दिया, 20, 30 एंटर। ठीक है, अब मान लीजिए मैं रन करता इसको और मैं लिखता 10 और एंटर प्रेस करता, तो देखिए scanf अभी भी बाहर नहीं निकला है। ठीक है, क्योंकि हुआ क्या, देखिए scanf फॉर्मेट स्पेसिफायर पर लूपिंग करता है। मींस कि जैसे आपने 10 लिखकर एंटर प्रेस किया तो scanf टर्मिनेट नहीं हुआ। scanf अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप दूसरा एक और नंबर देंगे। अब मान लीजिए मैं अभी भी एंटर प्रेस कर देता हूँ, फिर एंटर कर देता हूँ, फिर एंटर कर देता हूँ, फिर तो देखिए जब एंटर को स्किप करता है scanf जो है, स्पेस और एंटर पर स्किप करता है। मींस जब तक आप उसे कोई नंबर नहीं देंगे या कोई एंटर और स्पेस के अलावा कोई और करेक्टर नहीं देंगे, तब तक वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। मान लीजिए आपने क्या किया, ए प्रेस कर दिया, एंटर। अब देखिए हुआ क्या, उसने 10 को तो उठा के एक्स में डाल दिया, लेकिन ए को नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि आपने कहा था कि सेकंड आर्ग्यूमेंट भी %d होगा। फिर वो थर्ड आर्ग्यूमेंट आपने ए दिया तो वो स्किप कर गया, अब वो थर्ड आर्ग्यूमेंट पाया। अब चूंकि scanf ने ए को उठाया ही नहीं था स्ट्रीम में से, तो ए अभी भी स्ट्रीम में अवेलेबल है। ठीक है, scanf फिर वापस स्ट्रीम में एक नंबर को रीड करने के लिए गया। अब क्या हुआ, अब फिर उसे वापस ए मिला। ठीक है, तो उसने फिर उसको नहीं उठाया, तो सिर्फ एक ही नंबर रीड किया। तो scanf इस केस में यहां पर 1 रिटर्न कर रहा होगा और 10 को x में डाल दे रहा होगा, तभी देखो y और z की वैल्यू 0 आई है। एक और चीज देखते हैं इसमें, मान लीजिए आपने इसको रन किया और शुरू में ही ए प्रेस कर दिया और एंटर। अब देखिए हुआ क्या, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की वजह से वो ब्लिंक कर रहा था, आपने ए दिया, उसको स्किप कर दिया। अब लेकिन ए को रीड नहीं किया, मतलब रिकॉग्नाइज नहीं किया, स्ट्रीम में से उठाया नहीं, स्ट्रीम में ही छोड़ दिया। ठीक है, फिर अगले %d की वजह से वापस गया। अब क्योंकि स्ट्रीम, देखिए स्ट्रीम क्यू की तरह काम करती है, क्यू, तो अभी ए आगे आपका अवेलेबल है इंटरनली, तो ए को फिर उसने स्किप कर दिया। ठीक है, फिर तीसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए गया, लेकिन फिर उसे आगे ए दिखाई दिया। तो अब देखिए अगर ये वाला केस बन जाता है ना, कि आप देखिए अब जब प्रोग्रामिंग करेंगे हम बड़ी तो कभी कभी क्या होगा, हमें ऐसी रिक्वायरमेंट आएंगी कि हमारा कुछ इनपुट अगर स्ट्रीम में फंस गया है, तो वो scanf जब तक आप उस स्ट्रीम में से कोई मतलब वो जो आपने डाटा इनपुट कर दिया है वो रीड नहीं करेंगे, तब तक वो scanf नेक्स्ट रीडिंग नहीं लेगा। अगर ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, फिलहाल इतना समझ लो, जिस फॉर्मेट में आप यहां लिखते हैं उसी फॉर्मेट में scanf रीड करता है। स्पेस और न्यू लाइन पर वो टर्मिनेट नहीं होता, उसको वो डिलिमिनेटर की तरह मानता है। ठीक है, तो अब देखिए एक और चीज समझ लेते हैं। मान लीजिए आप यहां ये लिख देते हैं हाइफन। अब इसका क्या मतलब है, scanf
कंट्रोल स्ट्रिंग में अगर कोई ऐसा स्पेशल सिंबल आप लगाते हैं तो इसका मतलब है स्कैनफ को आप ये कह रहे हैं कि एक नंबर देना, फिर हाइफन देना, फिर एक नंबर देना, फिर एक हाइफन देना और फिर एक नंबर देना। यानी कि आप एक तरह से इनपुट का आप टाइप बता रहे हैं। ठीक है, सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप लिखेंगे 10-20-30 ऐसे लिखते हैं तो स्कैनफ एजम्पशन क्या कर रहा है, अच्छा 10 को उठा के एक्स में डालेगा, हाइफन आपने दे दिया, फिर 20 को रीड करेगा, फिर 30 को। तो ये ऐसी रिक्वायरमेंट हमें जब पड़ जाती है जरूरत, जब हम मान लो डेट इनपुट करा रहे हो, ठीक है, तो डेट में या हाइफन देते हैं ना आप, तो इस तरह से आप स्कैनफ में यहाँ पर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए, ठीक है, 10, 20 और 30। तो जी आज हमने देख लिया कि स्कैनफ फंक्शन को हम कैसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अब थोड़ा प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे, और अभी तक हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने आज अपनी देख ली हैं, और थोड़ा सा सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट देखा, डेटा टाइप देखी, कांस्टेंट देखे, लिटरल्स देखे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में एक हम लूप कंट्रोल स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्रोग्रामिंग के लिए आगे चलेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बाय बाय।